बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ख़बरों की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे कबल बात हो जाती है लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से। खासी कल पूरा दिन गहमा गहमी रही और इस गहमा गहमी का नतीजा निकला है। 3 दिन ये इलेक्शन होने थे। लाहौर चैम्बर में क्लास के इलेक्शन कल हुए, जिनमें प्याफ पायनियर्स ग्रुप जो है उसके 15 नशिस्तों पर उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया और इसके साथ साथ PPA के तनवीर अहमद शेख जो हैं वो पहले नंबर पर रहे। मोहम्मद मुनीब मन्नू, आसिफ मलिक, खालिद उस्मान भी कामयाब हो गए हैं। सो ये इलेक्शन की कल गहमा गहमी देख के पता चला कि ये भी बड़े इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर भी जो है वो जीत के लिए भाग दौड़ की जाती है। असल में ये किस तरह से हेल्पफुल होते हैं ये भी हम बात करेंगे। जिस तरह से वो मैंने प्रेस क्लब के इलेक्शन वाली गहमा गहमी देखी थी, उससे कहीं ज़्यादा गहमा गहमी थी इसमें भी। सो आज जो है वो इंतखाबात का दूसरा रोज़ है। एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार जो हैं वो आज आमने सामने होंगे और पोलिंग का अमल आज भी शुरू हो चुका है। सो आज भी 8 बजे तक का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान और वकास अहमद ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर रही हूँ कि देख के परेशान हो गई कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की भी इतनी गहमा गहमी होती है। अच्छा, नहीं वो आपने कहा बड़े इलेक्शन, ये महंगे इलेक्शन होते हैं और अमीर लोगों के इलेक्शन होते हैं। ये सारे अरबपति, करोड़पति, मेरे ख्याल है इनमें लाखपति कोई नहीं होता। इलेक्शन लड़ने की इनमें लाखपति कोई नहीं होता। ये होती है तो असल में अपनी इजारादारी दिखाने की बात है और अपने आप को जो है सियासत में जो ताजरों की सियासत है या इंडस्ट्रियलिस्ट की सियासत है। देखिए ना, कारपोरेट सेक्टर से आपको कारपोरेट का समझ आया है। हाँ। कि कारपोरेट एसोसिएट जो उससे नीचे वाले हैं, फिर वो 3 कैटेगरीज में ये जाते हैं ना, 3 कैटेगरीज में। और निचले जो सबसे नीचे ताजर होंगे उनका होगा। ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। आपके इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पे सदर रह चुके हैं। अच्छा। और आपके इस वक्त के जो नायब वज़ीर आज़म हैं सागदार साहब, वो भी रह चुके हैं। तो ये कोई इसको मामूली मत जानिएगा, ये बड़े अहम इलेक्शंस हैं। ये आने वाले वक्त में जब हमारी मुल्क की मईशत पे भी असरअंदाज होती है। बिल्कुल होते हैं। अच्छा। बिल्कुल होते हैं कि कौन सा ग्रुप आया है और वो मईशत को किस निगाह से देखता है, कारोबार को किस निगाह से देखता है और किस तरह से गवर्नमेंट के कितना नज़दीक है, किस तरह से सहूलियत लेके जाता है। अगर आपने कहा बड़ी अहमियत के हामिल है, असरअंदाज भी होती है। मैंने आपसे कह दिया कि असरअंदाज होते हैं, संभाला देते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर असरअंदाज होते हैं। देखा, आप बात को जरा समझने की कोशिश करें। ये असरअंदाज उस तरह से नहीं होते हैं कि ये पैसा लगा के असरअंदाज होते हैं। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बन रही होती है मईशत के ऊपर, उस पर असरअंदाज। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज बैठा है उसके लाजमी बात है, उसके तल्लकात होंगे आपके साबिक वज़ीर आज़म कप्तान से भी होंगे। तो कौन सी बात है, वो चंदा लेने जाते रहे यहाँ पे। अच्छा, और उसके तल्लक होंगे शहबाज शरीफ जो कि यहाँ पे चैम्बर के सदर रहे, सागदार साहब रहे, अब आलम मुन्नू साहब हुआ करते थे, आपको याद है। उनके बच्चे का नाम मैंने नहीं देखा। अंजम नसार फैमिली को कौन नहीं जानता है, आज इनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। गार्ड ग्रुप वाले भी यहीं पे होते हैं। मतलब आप ये देखें कि हु इज़ हु जो है इस वक्त लाहौर के, वो इस इलेक्शंस में बैठे हुए नज़र आए, कुछ कंपेन करते हुए नज़र आए। कौन सी मार्केट है जहाँ पे ये लोग नहीं गए, अपना मंशूर नहीं दिया, ताजरों को कारोबार की बंदेज, को टैक्स के मामला। तो जो पॉलिसी बन रही होती है असल में चैम्बर के हवाले से, ये बहुत अहम है। अब स्टॉक एक्सचेंज तो यहाँ रही नहीं। स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता है एक रह गई कराची में, यहाँ से बंद कर दी गई। अब ये जो ताजरों की और जो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो मसाइल हैं वो इसी बॉडी ने हल करने आने वाले साल हल करते भी हरकत में तो आपको कहा करते हैं और आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ बड़ी सॉलिड होती है। आप मुझे बताएं, गौहर इजाज साहब जो बोल रहे हैं, बिल्कुल आवाज़ सॉलिड होती है कि नहीं होती है? बेशक। तो यही ग्रुप है। अब बस ये मसला है, अगर ये बहुत ही अहम, आपने उसको प्रेस क्लब के इंतखाबात से मिलवा दिया। मैंने गहमा गहमी का जिक्र किया। हाँ, गहमा गहमी वैसे मैंने तो उस तरह उससे भी ज्यादा गहमा गहमी, क्योंकि प्रेस क्लब के लिए वोटकास्ट करने जाती हूँ तो मैंने वो गहमा गहमी देखी। अल्लाह अल्लाह, कैंपेन उस तरह हमारे तो प्रेस क्लब के इलेक्शंस में ऐसी ऐसी खवातीन आती हैं जो कि जर्नलिस्ट होती हैं, और क्या उन पर एक तबसरा करना खवातीन पे वैसे भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो आती है ना, वो बॉडी मोड्स कोड और उनका शशके देखने वाले होते हैं। मैं 2-1 दफ़ा गया हूँ और उनकी मीटिंग्स भी अटेंड की हैं। उनके शशके ही होते हैं भाई। वो कहते हैं मैं फलां इंडस्ट्री में चला रही हूँ। ये वाली खवातीन मेहनती होती हैं आमिर भाई। हाँ, वो वाली खवातीन जो है वो ज़्यादा मेहनत करती हैं। उनको मेहनत कुछ नहीं करनी। नहीं, वो ज़्यादा मेहनत करती हैं।
पता नहीं कौन सी मेहनत करते हैं। वकास में आपकी तरफ आ जाते हो, ये तो हर बात पता नहीं कहाँ के कहाँ मतलब सर उसमें बड़ा फर्क, बड़ा सिंपल सा उसका सिंपल उसका फर्क बड़ा वाज़ह से है। हाँ। जो हम जर्नलिस्ट हैं ये लेने वाले होते हैं गवर्नमेंट से डोनेशन मद में ना, ये जो है ये क्लास देने वाली होती है, दे के फिर आवाम से ले लेते हैं बेचारी खवातीन। ठीक है, बाहर सड़कों पर धूप में खड़े होकर तबसरा नहीं किया था इसलिए उन्होंने काम पे तबसरा नहीं, मैंने आपकी ज़ुबान फिसल जाती है बात करते करते। चलिए हम ऐसा कह लेते हैं बस हमें बेवकूफ़ सा बनता है, हम ये कह सकते हैं कि वो ये जो चैम्बर्स वाली हैं ये स्मार्ट वर्क करती हैं। हाँ। हम जो है वो वैसे वर्क करते हैं। उनके ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड कपड़े, देखिए ना उसमें फ़र्क ये है, उसमें फ़र्क ये है कि वो आपके मुल्क की इकॉनमी को चलाते हैं। हम तो एक थर्ड पार्टी के तौर पर ऑब्जर्वर है ना, जो उनकी पॉलिसीज़ को, उनके काम को मॉनिटर करते हैं। तो फ़र्क तो होना है, हम कोई रेवेन्यू जनरेटर तो नहीं है ना, वो तो पैसा बनाते हैं और कमाते हैं, तो उनका तो डोमेन ही डिफरेंट है। अभी आप बात कर रहे थे कि कितना इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसी, इन्हीं चैम्बर्स के मरहूने मिन्नत होती है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। आपको ये पता होगा कि जब भी बजट आता है या गवर्नमेंट कोई अपनी माशी पॉलिसी में तब्दीली करती है, FBR के हवाले से भी बड़ा कुछ चल रहा था, तो चैम्बर से ही रेजिस्टेंस पहले स्टार्ट होते हैं कि हम नहीं मानते। हम नहीं मानते का मतलब ये, अगर गवर्नमेंट की और चैम्बर्स की डेडलॉक आ गए तो मतलब है कि आपके सारी इंडस्ट्री लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, बंद कर देंगे। जब इकोनॉमिक सरगर्मी नहीं होगी तो अल्टरनेटली गवर्नमेंट को विड्रा करना पड़ता है। तो आपने वो बात की थी कि कुछ गहमा गहमी की सिमिलैरिटी है, लेकिन इस दफ़ा एक और चीज़ भी हुई है कि एक ग्रुप ने बाहर एहतजाज भी किया है, लेकिन अंदर काम नहीं सही हो रहा, धांधली हो रही है। तो इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो मुल्क है वो आपको हर सेक्टर में नज़र आना शुरू हो गया, उसकी अक्कासी होनी शुरू हो गई। मैं तो कल मॉल रोड वाली साइड पे जाना हुआ, मैं तो तशहीरी बैनर्स देख के परेशान हूँ कि मतलब ये तो वो जो हमारे इलेक्शन होते हैं, सियासी इलेक्शन टाइप, उतनी तशहीरी। देखिए ना, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है ऑलरेडी, आप 1000-2000 एम्प्लॉयज़ के बॉस भी हैं, लेकिन ये चैम्बर आपको फैसिलिटेट करता है कि आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके बैठ जाते हैं कि भाईजान आप ये सही नहीं बना रहे पॉलिसी। तो ये जो उसकी डिस्टिंग्विशनेस है, इसके लिए लोग पैसा लगाते हैं। और जिसके पास अरबों, जैसे अमर भाई ने कहा कि कोई इसमें लाखपति तो है नहीं है, अरबोपति हैं सारे, तो उनके लिए एक आध बर इधर उधर करना, और उसके बाद अगर उनको इतनी हाई प्रोफाइल पोजीशन मिल जाए कि जहाँ पे आप पॉलिसी गवर्नमेंट आपके पास आ रही है, देखिए हमेशा प्राइम मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर तक भी आके चैम्बर्स के लोगों मिलते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर अक्सर आता रहता है कि जी आप, अभी ये चल रहा था कि अगर हम टैक्स कलेक्शन के हवाले से फार्म पे इतराज़ है चैम्बर्स को, तो उस पर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कराची कभी जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी FPSC में जा रहे हैं कि भैया ना आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा सेगमेंट है वो यही लोग हैं, तो इसलिए ये इलेक्शन भी उसी हिसाब से बड़ा है। लेट्स सी अब कामयाब होने के बाद ये लोग क्या करते हैं। अच्छा जी, हम आ रहे हैं अपनी खबरों की तरफ। लें जी, ट्रॉम मंसूबा जिसको ब्रेक लग गई, वकास आपकी तरफ आऊँगी। सच्ची बताऊँ, जिस दिन ये मंसूबा अनाउंस हुआ था, मैं तो पहले दिन ही स्लैप में नहीं था। उसकी वजह ये है कि अगर आप कॉपी कर रहे हैं उन ममालिक को जहाँ पे चलती है, तो आपने वो कंपेयर करना है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। यहाँ पे तो ये हैं, ना आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना आपके गुलबर्ग में कोई फुटपाथ है जहाँ से आप। अच्छा, मैं चीफ इंजीनियर साहब आया और उन्होंने इसका जब ट्राम का रूट बताया ना, तो मैं गुलबर्ग एक दिन गई, तो मैं सोच रही थी यहाँ ट्राम कौन लोग इस्तेमाल करेंगे, सभी लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं, उन्हीं लोगों का आना जाना है, रुकेगी कहाँ, कैसे लोग, मतलब कुछ समझ से बाहर चीजें थी। टूरिज्म अट्रैक्शन हो सकती थी, लेकिन आपने ये देखना होता है कि क्या आपके शहर जो है उसमें इतने टूरिस्ट आते हैं, नहीं है ना, आपका टूरिज्म तो है ही कुछ नहीं है। आप ये वो डबल डेकर बस चलाते हैं, उस पर भी आप स्टैंड पे जाएं तो बाज़ दफ़ा उन्हें अपने टाइम को रीशेड्यूल करना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं आ रहे होते। तो पहले आप अपने लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो दें, फिर आपके पास लोग आएंगे। फिर यह है कि 27 अरब के एवज़ अगर आपने गुलबर्ग को उखाड़ पुशार करनी है, आपने दरख्त काटने हैं, पहले ही आपके इशूज़ हैं वहाँ पे। हुसैन चौक में मुझे ये बताएं, वहाँ पे है गुंजाइश, इमाम आलम पे है गुंजाइश, तो आपने कैसा मनसूबा, सिर्फ ऑलरेडी ट्रैफिक हर टाइम जाम रहती है। इसलिए ये था ना कि वो पॉलिटिकली एंगल से आप कह सकते हैं हमने ये कर दिया, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स के हैं या उसकी बस हम
पब्लिक से आप क्या ले रहे हैं ये आप कैलकुलेट करें। अच्छा, तो ये इसके साथ मंसूबा ना कंपैरेटिवली जो नहर के किनारे चलाने वाला शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट था बेहतर था कुछ, आमिर भाई? अच्छा, पहली बात तो ये है कि दो एक चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त, मतलब इन्होंने बात बिल्कुल ठीक है कि शुक्र है कि ये ख़त्म हो गया, मुझे ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा गुलबर्ग में फुटपाथ नहीं है, तो गुलबर्ग वो इलाका है जहाँ फुटपाथ है, वो तो है। और अभी भी वो इंक्रोचमेंट से आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे अच्छे वाले लोग रहते हैं, गरीब गुरबा के इलाकों में नहीं होता इस तरह का, वहाँ फुटपाथ मौजूद है जी। तीसरा इन्होंने कहा खार पिछार वो नहीं होनी थी, क्योंकि ये टायरों वाली ट्राम थी जो देख के आए थे, और जब ये आए थे मैंने उस वक्त ही कहा था ये जोकरों का काम है, ये म्यूज़िक का हेज़ काम है, मैंने ये उस वक्त भी कहा था कि यहाँ ट्राम की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई, इस रूट पे कह सकते हैं। और आपने जो दूसरी बात की टूरिस्ट वाली, तो लाहौर में माशाल्लाह बहुत टूरिस्ट आते हैं। मैंने बुकिंग करानी थी ये टूरिस्ट बस की, तो उनके पास एक हफ्ते का टाइम नहीं था, हमने जाना था वाघा फैमिली। लेकिन देखें ज्यादा अंदरून शहर की तरफ उधर टूरिस्ट ने क्या नहीं शॉपिंग वगैरह के लिए जरूर आते हैं। एमएम आलम रोड पे लोग जाते हैं, अगर लोगों को अच्छी जगह पार्किंग मिले और अच्छी जगह पे उनको एक इस तरह की सहूलत मिले, चले वो टूरिस्ट अट्रैक्शन चाहिए, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए था, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, ये जो आ गए हम पर वारद हो गए, अभी तक एक बड़ा मंसूबा लाहौर के लिए नहीं लेके आए। ये बड़ी ऐसी बात है जिसको किसने लेके आना कहते थे, इसी ने, ये मरियम नवाज ने। अच्छा। उसकी गवर्नमेंट है जी, नून लीग की गवर्नमेंट है, उसको लेके आना चाहिए था। बल्कि जो मंसूबे बंद जो चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया। कलमा चौक का अंडरपास बनना कितना जरूरी था, बरकत मार्केट वही जी, कलमा चौक से बरकत मार्केट और पंजाब यूनिवर्सिटी ठीक किया। ये अपना क्रीम ब्लॉक वाला क्रीम ब्लॉक वाला बनना, और फिर उस पर 5 मिनट टू मोटरवे वाला प्रोजेक्ट जो था, उसके लिए अभी वो शुरू हो गया था, काम शुरू हो गया था कि लोगों से कहा गया था कि वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ की जमा करवाएं ताकि उनको पैसे दिए जाएं और वो बन जाए। सारे काम ठप करा दिए। एक काम लाहौर में मुझे बताएं, चले छोड़ दे बड़े बड़े काम में, आपके लियाकत चौक वाला रोड बन गया। हर रोज ही आप कहते हैं। नहीं, आप कहते देखिए, मरियम नवाज को घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है कि साफ़ सुथरा पंजाब, कभी इस नाम प्रोजेक्ट पे, कभी खेलो पंजाब इस नाम पर। और हमारी जानों से ना खेलो, हमारे पैसों से ना खेलो, खुदा का वास्ता है, ये आज जुड़े, इससे ना खेलो। बाकी जिसमें आप लोग अमीर लोग हैं, घरों में खेलें। आप भाई लोगों को सहूलतें फराहम करें। यहाँ ट्रैफिक का वो आलम है कि एक अपने बंदे को घर पहुँचने में घंटों लगते हैं, पहले मिनटों लगते थे। ये तो शुक्र हुआ ये फ्लाईओवर बना के। कल मुझे यहाँ आप मुझे बताओ, वाल्टन रोड बन गया, चले आप अपने प्रोड्यूसर से भी पूछे जरा। नहीं बना, आप पूछे ना उससे। नहीं बोल रही है मेरे पूछना कि उसके तो हर रोज बोल रहे। मैं यहाँ से कल शादबाग पहुँचना था एक फौतकी पे दफ्तर से, आप यकीन मानेंगे मैं 2.5 घंटों में यहाँ से शादबाग पहुँची कल। अब आपने काम क्या किया? मुझे तो ये हैरानगी होती है। फिर आप किस बात पर, मैंने इंडोमेंट फंड पे स्टूडेंट्स को वो अवार्ड दे दिए। देखिए सारी चीज़ें बेहतर हैं जब तक आप, ये नवाज शरीफ का विजन था सिर्फ कम्युनिकेशन लोगों की आसान करो, उनके ट्रैवलिंग आसान करो, रोड्स बनाओ, मोटरवेज बनाओ। या अभी कहना पड़ेगा कि दूसरे नंबर पर परवेज़ है। मुझे दोनों वैसे बस ये पंजाब एडमिनिस्ट्रेटर दोनों पसंद। मरियम नवाज ने लाहौर के लिए कुछ नहीं किया। ये दिल पे पत्थर रख के, ये पत्थर रख के नहीं कह रहा हूँ। आज अगर आप मरियम नवाज की ड्रेसिंग की खूबसूरती की बात करेंगे मैं वो बात करूँगा। अगर आप उसकी काम के वाले से बात करेंगे तो लाहौर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट ये खतून नहीं दे सके अभी तक। नहीं दिया तो है। कौन सा? वो पैनिक बटन को रंग करके अपने नाम से पैनिक बटन को, उसका भी कोई फायदा नहीं। वो पैनिक बटन को रंग कर, मैं तो पहले कह रहा हूँ। मैं तो मुझे व्हील ऑन बस का बता दे क्या फायदा हुआ अब तक? किसी बस का कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आप लोगों को ट्रैफिक की रवानी सही नहीं देंगे। आप उनको चलान पे चलान, आपको पता है मुझे कल 6 चलान आ 2019 से 2020 के माशाल्लाह। मैंने आयशा को दिए थे, मैंने कहा आयशा ये भी चलाओ भाई, ये सेफ सिटी वाले मेरे पीछे पड़ गए। 19 और 20 में वो चलाता था, मेरा ड्राइवर चलाता था शहबाज गाड़ी, और उसमें वो जो तस्वीरें आई हुई हैं वो रात की तस्वीरें हैं, उसमें कोई इशारा भी नज़र नहीं आ रहा बंद है या खुला है, लेकिन वो काट दिया उन्होंने। ये फुटपाथ उनको कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ उनकी तरफ से कोई मैसेज ज़रूर आता है, और भाई जाके चोर डकैत पकड़ो। आप ये वो क्या कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे टायर आ गया, ये एक चलान ये भी है 500 रुपये का। हंसने वाली बात है
यहाँ तो आप बहुत ही कमाओ पूत बन गए हैं कि आप सिर्फ इस चक्कर में कि लाइन से इस तरफ टायर था तो इस कर दिया, लाइन से इस तरफ टायर था तो उसका चलान कर दिया, इस काम में पड़ गए। आपको चोट गेट पकड़ने थे। सेफ सिटी नाम था, चलान सिटी नाम नहीं है शहर का। उदारा चले मैंने अपना दुख भी रो दिया साथ में, लेकिन कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट ये खतून अभी तक नहीं दे सकी हैं। हाँ, 800 रुपये वाला सूट पहनती हैं, वो हमें अच्छा लगता है, वो आप जब भी कहेंगी मैं कम। $800 या 800 पाउंड? 800 रुपये। आजमा बुखारी सर झूठ तो नहीं ना बोलते? क्या आप बोलते? करेंसी में मैं तो भाई उनको सच्चा मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज 800 रुपये वाला सूट, आम सा सूट पहनती हैं, उनको अच्छा लगता है। मासूमियत है आपकी। ले जी, आज हम ये क्लेम कर सकते हैं, आज हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने मरियम नवाज से महंगा सूट पहना होगा। बिल्कुल क्लेम करें। नहीं, ये तो इनकी मासूमियत है, उनके बारे में जो कुछ कहता है, लेकिन पता नहीं आज उन्होंने ये कैसे कह दिया कि कोई शहर को बड़ा मंसूबा नहीं दे पाई। चलिए, बड़ा मंसूबा नहीं दे पाई, जो मंसूबे चल रहे हैं प्लीज़ उनको मुकम्मल कर दे। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो है आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। ये वॉल्टन वाला मंसूबा इस टाइम वबाले जान बना हुआ है। फिर हम तो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की बातें सोच रहे थे, सुन रहे थे कि हम जी शायद आने वाले वक्त में। अगर आप वो नहर वाली बात कर दूं, मैं शहबाज शरीफ साहब का जो मंसूबा था, वो नहर के ऊपर एक ट्रेन चलनी थी जिसका शायद पर्पल रंग था, जी बिल्कुल, जैसे ऑरेंज ट्रेन है, और इसने वागा से लेकर ये थी, ये अच्छा मंसूबा था कि वो नहर के ऊपर भी रहती, कोई दरख्त भी ना करते और वो उसमें चलती चलती आप सारे चीजें, उसका फायदा भी हो जाता। बिल्कुल ऐसे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं जी अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है जी, अर्थिंग ना करने पर लेस्को को 1 करोड़ जुर्माना आए, बिजली के खंभे जान का खतरा। जुर्माना तो बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। आमिर भाई, आपको याद है 2 प्रोग्राम पहले शायद हमने यहाँ पर इस पर बात की थी और मैंने कहा था कि ये भूल ही गए अर्थिंग करना। अब ये किसी खंभे की अर्थिंग नहीं करते, और उसके बाद से मैं जहाँ से गुजरता हूँ खंभों को देख रहा होता हूँ कौन सा अर्थ है कौन सा नहीं है। और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, तो इसकी पहचान बता दे थोड़े से आम लोगों के लिए, गुजरने वालों के लिए, क्योंकि हमने पहली बात तो यह है कि खंबे की पहचान क्या करानी है आपको, इसके करीब से भी ना गुजरें। पहली बात तो यह, बारिश है नहीं बारिश है आपका इससे तल्लक नहीं है, क्योंकि इनके भरोसे ना आप किसी के भरोसे पे ना रहे। और दूसरा, इसके साथ आपने एक देखा होगा कोई अटैच की होती है एक सिल्वर कलर की तार जो जमीन में जा रही है। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। किसी जगह वो साथ स्टैंड के लगी होती है, किसी जगह खंबे के साथ उन्होंने जमीन में बोर किया होता है। और मसला यह है कि जिन कंट्रैक्टर से दिया जाता है वो बोरिंग भी ठीक नहीं करते हैं। इसको पता है, इसकी जो अर्थिंग करनी होती है वो कहाँ तक गहराई में जाकर, जहाँ तक पानी होता है ना वहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसमें कोयला डलता है, बजरी डलती है, रेत डलती है, फिर उसमें दोबारा कोयला डलता है, चूना डलता है, फिर उसमें पता नहीं वो उसके बाद जाकर वो अर्थ होता है। या आजकल जो सोलर लगवा रहे हैं उनको समझ आई होगी कि अर्थिंग क्या है। तो ये अर्थिंग तो होती नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरा, 1 करोड़ रुपये जुर्माना तो ऐसे मजाक है, यानी ये तो उनके दाएं हाथ का भी नहीं, जान का मुतबादिल वो तो आधा यूनिट भी डालेंगे तो अरब 1.5 अरब रुपया ले लेंगे लोगों से। इसका करोड़ रुपये का क्या बनना है? ये नेग्लिजेंस है जो लोगों की जानें ले रही है। इस पे जुर्माना नहीं, इस पे तो इनको सैक करना चाहिए, हटाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इनको पकड़ना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। कौन रखेगा? कौन ठेकेदार है? देखिए, अगर नेपरा जुर्माना कर सकती है तो नेपरा अपने माहिरीन नहीं भेज सकती कि चले बारी बारी कर ले। मैं लेट्स से पहले लाहौर की बारी आ जाए, या चले फैसलाबाद की आ जाए, मुल्तान की आ जाए, बहालपुर की आ जाए, राजनपुर से शुरू हो जाए। जिस खंबे में नहीं है अर्थिंग की हुई चेक करें, वहां खड़े होकर उस पर 1 करोड़ रुपया उस ठेकेदार का जुर्माना करें जिसने ये लिख के दिया था कि मैं खंबा फिट कर रहा हूँ, इसकी अर्थिंग करके दूंगा। ये होती है बात। आप पता है कितने नेपरा कितने करोड़, आप लाहौर में विजिट करा ले तो कितने खंबे ऐसे निकल आएंगे। मैं तो कहता हूँ चले राजनपुर से शुरू करते हैं, आप ना करें लाहौर से, फिर की बात आएगी तख्ते लाहौर से शुरू कर दिया, नारोवाल से शुरू कर लिया, तो भी बॉर्डर ही है ना नारोवाल से, वहां से शुरू कर लिया, करें तो सही। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए जुर्माना करके आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे, देखो जी हमने सजा, ये भी जब होगा तब देखी जाएगी। पता नहीं क्या है। अर्थिंग वाला मामला जो है, ये लोग जो मरते हैं, जो कम देखते हैं, फुटेजेस आती है हमारे पास, बच्चे ने हाथ लगा दिया, खतून ने हाथ लगा दिया, बहुत सारी फुटेज, इतनी फुटेजेस हैं इसकी, और लोगों को फिर भी समझ नहीं आती है कि बारिश हो ना होए आपने खंबे के नजदीक नहीं जाना, आपने मीटर रीडिंग देखनी है तो 2 फुट के फासले पे देख ले भाई आ जाती है। एंड पे जब कोई वाकया होता है तो सीएम साहिबा ने नोटिस ले लिया। खंबा ना हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, आप चाह कर भी ना खंबे से आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अक्सर जब बारिश होती है या वैसे कोई गली में मोहल्ले में उन्होंने टेंटे लगा के बंद किया होता है, तो सिर्फ खंबा ही बचता है जिसके इर्द गिर्द से थोड़ी सी गुंजाइश होती है। और जब बारिश होती है तो सिर्फ खंबे के पास ही गुजरने की जगह होती है। तो खंबा बहुत सारे काम आता है हमारे लाहौरियों के ना,
हमने टेंट बांध रहे हो तो उससे बांध सकते हैं, ठीक है, टेक लगानी है तो उससे लगा सकते हैं। तो अभी जब आप बात कर रहे थे ना कि इंसानी जानों की, तो काश मरियम साहिबा या सीएम साहिबा ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर। की तस्वीरें भी खंभों पे लगी होती हैं। हाँ जी, हाँ सॉरी, वो मैं सबसे अहम काम तो भूल गया ना। देखें वो पब्लिसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, बाकी भी जो मर्जी लगा लें। ये तो पब्लिक गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया, जो मर्जी अपना लगा लें। काश ये प्रोजेक्ट होता कि हमने 2025 में इलेक्ट्रिसिटी करंट से या खंभों से किसी लाहौरी को नहीं मरने देना, ठीक है। ऐसा सोच है ना, एक ख्याल है, ख्वाब तो हमें देखने चाहिए, ऐसा है नहीं है। नहीं चलें, अल्लाह करे शायद कभी कोई ऐसा दिन आ जाए। आप हर साल लोग मरते हैं, एक बच्चा भी अगर, एक बंदा भी अगर करंट लगने से सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से मर गया, तो वो उसको ज़्यादा फिक्र सरकार को ये होनी चाहिए ना कि इस साल हमने ये नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह से इन्होंने मीटर्स लगाए होते हैं 90% वैसे ही नंगी तारे होते हैं। आमिर भी कह रहे थे ना कि गुलबर्ग की बात कर रहे थे, हमारे घर के पास जो खंभे हैं ना, कल मैं गुजर रहा था तो मैंने वैसे ही देखा, मैंने कहा ये क्या डिफरेंस क्या होता है। वो 10-20 मीटर लगे, उनमें से 5 वायर्स ऐसी थी जो नंगी थी, मतलब कि उस एरिया में भी ऐसे ही है, ठीक है। ये तो वो छोटे छोटे काम हैं जो छोटे छोटे पैसों के साथ, इवन जिसके घर है ना, अगर वो किसी बड़े को कहेंगे तो वैसे ऊपर शीट लगवा देगा या कुछ भी किसी तरह से भी कवर किया जा सकता है। तो ऐसा है नहीं है। जुर्माना उनको वो इसलिए किया है ना कि नज़र ना लगे ना, उनके रिकॉर्ड में होगा हमें जुर्माना होता है। लेकिन मेरे भी में आपके वकास बात करते करते अंदरून शहर वाले खंबे तो बहुत खतरनाक, मैं कहता हूँ वो तो तारों में जमे वाले होते हैं, वो पुराने खंबे हैं, वो पुरानी उन्होंने जो तारे उनके ऊपर तारे लटकना और चीज़ है। देखिए वो सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ये इसमें सेफ्टी मेजर्स तो लेने चाहिए। जो लोग मीटर लगाने आते हैं वो शायद उस तरह टेपिंग नहीं करते हैं उसकी, वो बात ठीक है। लेकिन अंदरूनी शहर क्योंकि मैं रहता रहा हूँ, वहाँ सारे खंबे जो थे उन्होंने पहले से ही बोर करके, और सही वाली वो पुराने हैं, क्योंकि ये जो आपका नया शहर बन रहा है ना, जो अभी जो आपकी सोसाइटियाँ हैं, जो आपकी जहाँ पे लेस्को काम कर रहा है, असल मसला वहाँ बनता जा रहा है। आप देखेंगे जब फुटेजेस भी आएंगी तो आपको बाहर के इलाकों की, अंदरून शहर की नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे बकायदा उन्होंने बोरिंग करके तो तारों का गुच्छे हर जगह, गुच्छे तो वो तो है, लेकिन अगर उसकी टेपिंग, ये बात सही कह रहा है, अगर टेपिंग भाई, लेकिन ये बर वक्त काम करने वाला है। और ये जो जुर्माना करके ये बता दिया गया कि जी हम एक्टिव हैं, हम काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी भी बड़े साने से बचने के लिए सिर्फ ये चीज़ें मेंशन करना नहीं, बल्कि विजिट करा के इन पर काम करवाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे। 2.5 साल बाद यहाँ पर मुस्तकिल वाइस चांसलर आए हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। मतलब किसी घर में बड़े की अहमियत क्या है। यहाँ पे तो अस्पताल चलते चले जा रहे हैं, MSc नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ चलती चली जा रही हैं, वाइस चांसलर ही नहीं है, तो फिर मामलात किस तरह से कौन, मतलब 2.5 साल किस तरह गुजरे होंगे। वकास अहमद, ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पंजाब की 25 जामियात थी जहाँ पे वाइस चांसलर्स नहीं थे। और हालात ये थे, एक स्टूडेंट्स ने एक एप्लीकेशन दी कि यूनिवर्सिटी में वो दो बहनें और एक भाई इकट्ठे पढ़ते थे, तो पॉलिसी होती है कि आपको फ़ी ऑफ कर देते हैं या एक की वेव ऑफ कर देते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस उन्होंने सबमिट किया एप्लीकेशन, तो आगे से उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, तो ये परमानेंट वाइस चांसलर का इस्तेहकाक है कि आपको 25,000 छोड़ना है या नहीं, उसमें फैसला करना है। तो इस हद तक ये मामलात हैं। तो ये जो आप नारे लगाते हैं ना, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, ये कोई नहीं होनी। उसकी रीज़न ये है कि जो तरक्की का रास्ता है वो है तालीम का, और तालीम के बारे में आपकी रियासत की पॉलिसी ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 2.5 साल वाइस चांसलर नहीं है, ठीक है, तो क्या तरक्की करनी है। तो वो देखें ना, एक हेड ना होने से वो पूरा आपका इंस्टीट्यूशन का सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। तो आपके इतने अस्पताल वगैरह और चल रहे हैं। हाँ, तो कैसे चल रहे हैं, फिर ऐसे ही चल रहे हैं ना, जिसकी जो मर्जी होती है वो चला देता है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, माना कि ये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब का इस्तेहकाक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का वाइस चांसलर लगाना है यार, कोई आपकी गवर्नमेंट में कोई कैपेबल आदमी नहीं है जो ये फैसला कर सके कि जी मैंने एक वाइस चांसलर लगाना है पंजाब यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का। यार मैं उससे कैलिबर का बंदा तो उसके सामने बैठा दूँ,
तो मैं इस पे अब कुछ नहीं कह सकता। अब अमर भाई इस पे कोई तारीफ कर सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कोई हमारी बदकिस्मती नहीं है। वकास को शायद थोड़ी सी वकास की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रा सी कमज़ोर है इस मामले में। ये पूरी एक कमेटी होती है और जिस पे फड्डा पड़ा हुआ है, वही कह रहे हैं ना, मैं नहीं जिस पे फड्डा पड़ा हुआ है, जिस पे अभी फड्डा पड़ा है, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं हमारे वाइस चांसलर क्यों नहीं है। आखिरकार गवर्नर साहब ने ही दस्तखत किए सारे वाइस चांसलर पे, ये बकायदा इंटरव्यूज ये मामला क्या सुन ले हायर एजुकेशन की एक बहुत बड़ी कमेटी होती है। इस पे वो बहुत सारी चीज़ें चेक करती हैं, उनकी रिसर्च वर्क चेक करती है, उनकी तहकीकी मकाले चेक किए जाते हैं, उनकी खदमात चेक की जाती हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ में 3-3, 4-4 मुझे सारे काम का इसलिए पता है, चले मैं ये भी बता दूँ क्योंकि मेरी मिसेज प्रोफेसर है, वो पढ़ाती है, तो हमें पता है, हमें पता चलता रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन आया, क्योंकि बेचना। तो ये एक प्रोसेस है बकायदा, ये ऐसे नहीं है कि आपने उठे, आपने 2.5 साल क्यों नहीं लगाया, आपको पता है इस बात का, क्योंकि आपके पास निगरान हुकूमतें थी पहले थी। उससे पहले एक दौरे इमरानी था, वो था, उसके बाद वो आ गई। ये जब से गवर्नमेंट आई है, ये पंजाब गवर्नमेंट कब से बनी है कि मुझे बताएं ज़रा, याद करके। साल हो गया इसको? साल ज़्यादा टाइम हो गया, साल से ज़्यादा हो गया। चलें, मई में इलेक्शन हुए थे, 8 मई को, और फरवरी को 8 फरवरी को इलेक्शन, और अभी फरवरी मेरे ख्याल नहीं है उसके बाद। अच्छा, तो इन्होंने वो कमेटीज़ बनाई, वो सारे उनका किया, 25 में नहीं थे यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारा काम किया। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद अली शाह, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो हैं वो इस कैलिबर के नहीं है कि उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में लगाया। तो वो जो फड्डा वकास कह ये मरियम नवाज नहीं लगाती है, ये गवर्नर पंजाब नहीं लगाता है, ये दोनों सिग्नेटरीज हैं, इनको नाम दिए जाते हैं, इनको 3 नाम चूज करके दिए जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट को, वो कैबिनेट में आते हैं, वहाँ से साइन होते हैं, साइन होकर गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर के पास नापसंद कुछ नहीं होता जी। 3 देते हैं ना नाम, 3 नाम एक कैलिबर के होते हैं, ये याद रखें ये बात। और ये पसंद नापसंद अगर ना हो, ये किसी जगह भी नहीं, मुझे पसंद किया इस चैनल के मालिक ने तो मुझे रखा हुआ है, हो सकता है उसके बाद 15 नाम है। आपको पसंद किया तो आप इस कुर्सी पे बैठी हैं, जिसको पसंद किया तो ये इस वक्त बैठे मेरे साथ बात कर रहे हैं। पसंद और नापसंद ना हो तो आपका निभा। मैंने जो 3 दफ़ा कलमा कहा था मुझे पसंद है, हाँ है। वो भी पसंद है। अब आप कहेंगे अच्छा जी तो आपकी अपनी वो सिफारिश थी, सिफारिश बिल्कुल 100% सिफारिश मेरी माँ ने सिफारिश की। अच्छा, 100% सिफारिश सर, वो उसमें ना 100% सिफारिश थी। इधर सिफारिश किसकी? इधर आ जाएं, बात यही आ गई ना बात। आप लोगों के जहन से नेगेटिविटी जाती नहीं। मुझे मतीरा पसंद है, जिन्होंने कहा है कि सच कहने की आदत है मुझे और मैं इससे मजबूर हूँ, मुझे ये पसंद है। ये वाइस चांसलर को छोड़ें, आप ये हो सकता है, आप डिस्कस करें। मैं भी शयाद के यूरोप में सैर सपाटे की तस्वीर वायरल, मैं भी शयाद सोशल मीडिया, क्योंकि सच आप सुनना नहीं चाहते हैं। रसाई है, वहाँ पे तबादला हो सकता है। अच्छा, आमिर भाई कहते हैं सच सुनना नहीं चाहते, खबरें आपको, आमिर भाई कहते हैं सच सुनना नहीं चाह रहे, और आमिर भाई ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। अगर इस 6 महीने में हम इसी गवर्नमेंट से स्टार्ट 6 महीने में उन्होंने 74 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का और 25 जामियात का वाइस चांसलर इंस्पेक्ट हो सकते थे, उससे पीछे आ जाएंगे निगरान। मैंने तो सिलेक्ट कर लिया, मैंने किसी और भाई सिलेक्ट कर लिए तो आप कह रहे सिफारिशी, और ये इतना लंबा प्रोसेस है, यू कांट इमेजिन इवन कि ये कितना लंबा प्रोसेस है। आपने जो प्रोसेस बताया, लेकिन मैंने आपको बता दिया निगरान हुकूमत। चले, मैंने तो किसी गवर्नमेंट की बात नहीं की थी ना, मैंने तो रियासत की बात की। मैंने आपको बताया निगरान गवर्नमेंट में कौन से काम नहीं हुए, और ये चांसलर नहीं लगा सकते थे ना। ये बात समझे आप नहीं समझ। जो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई प्रोजेक्ट है ना, उसमें आपको इस तरह के जो मामला आपने जिक्र किए कि अधूरे काम नहीं हो पा रहे थे, वाइस चांसलर के वीसी के ना होने की वजह से जो काम नहीं हो पा रहे थे, तो आप देखते हैं कि कितने मामला दुरुस्त होंगे और क्या बेहतरी आती है वीसी के आने से। ये तो अब टाइम बताएगा किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, जो काम नहीं हो पा रहे थे वो किस तरह पाए तकमील तक पहुंचते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। टेस्ट में फेल एजुकेशन अफसरान को उहदों से हटाने का फैसला किया गया है। बहुत अच्छा फैसला है। इंतजामी उहदों के लिए एजुकेशन सीनियर अफसरान की टेस्ट में नाकामी, सीनियर अफसरान टेस्ट में नाकाम। हंसी वाली बात है। और ये क्या तालीम देते होंगे, ये क्या तालीम देते होंगे, और इनका क्या असल में मसला पता क्या है? मेरा ख्याल है वकास तो हमसे छोटा है, आप भी छोटे हो। बचपन में ना सरकारी स्कूलों में
टीचर्स को भर्ती करने के लिए ना उनको 3-3 माह के हाउस जॉब कराई जाती थी। अच्छा। पीपल टीचर कहते थे उनको। पीपल टीचर मतलब स्टूडेंट टीचर्स होते हैं। वो आते थे, वो हाउस जॉब की तरह डॉक्टर्स जैसे हाउस जॉब करते हैं वैसे वो आते थे। उनकी वो ट्रेनिंग होती थी, उनको सीनियर टीचर्स जो थे वो समझाते थे, क्लास देते थे कि ये क्लास तुम पढ़ाओ, खुद बैठ के देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम था। और जो एजुकेशन ऑफिसर थे इनके रिफ्रेशर कोर्सेज होते, ये सारे काम ठप हो गया। सारा काम इसलिए ठप हो गया कि सरकारी अफसरान के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में चले गए, जो खाते पीते लोग थे उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में चले गए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे ही लोग हैं उनके सारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले गए। सही कह रहे हैं। तो सरकारी स्कूल की तरफ सियासतदानों के बच्चे भी चले गए। तो सरकारी स्कूलों की तवज्जो कौन देता? ये अब एक टेस्ट लिया है, सारे फेल हो गए, निकालें इनको नौकरियों से यार। क्यों बिठाया हुआ ये है? लम्हा फिक्रिया है, मतलब आपके लिए तालीम बच्चा जो है जो है। फेल हो जाए तो उसको क्या हम अगली क्लास में प्रमोट करते हैं? नहीं करते ना। तो इनसे तरक्कियां की वापस लें, एक तरक्की वापस लें, 2 तरक्कियां वापस लें। तो ये काम तो कर दें। नहीं, अब इनको पढ़ाना है कि बच्चों को पढ़ाना है, करना क्या है? आपको सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग का वही शेड्यूल निकालना पड़ेगा जो कि पहले ज़माने में था। वो जब से ख़त्म हुआ है तब से यही मामलात हैं। बच्चे पढ़ के आते हैं ना, उनको पढ़ाना आता है। बच्चों को ट्रेन करना, आप एक वालिदा हैं तो आपको पता है, हम वालिद हैं दोनों, हमें पता है। बच्चों को पढ़ाना एक अलग से फ़न है। ऐसे ही है। फ़न से मतलब एक फ़न से क्या उसको कहेंगे? आर्ट कहेंगे उसको। आर्ट है बच्चे को ट्रेन करना। तो वो आर्ट अगर आपको आता ही नहीं है, किसी सीनियर ने आपको सिखाया ही नहीं है, बेउस्ताद उस्ताद बन गए। नहीं, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, उस्तादों को पढ़ाना है कि बच्चों को पढ़ाना है? आपने पढ़े लिखे उस्ताद लगाने हैं। आपने ये इस तरह के डफर जो हैं वो नहीं लगाने। अफसरान ये डफर हैं, ये आगे क्या किसी को मतलब चले पूछे क्या ट्रेनिंग देंगे, ये क्या छापे मारे स्कूलों में? पता है आपको छापे ये याद है कि नहीं याद? ये छोटा है लेकिन इसको भी मेरा ख्याल उस जमाने तक तो था ये काम कि महकमा एजुकेशन के अफसरान आते थे, आके सवाल बच्चे से खड़ा करके बता ये बात, और टीचर को घूर रहे होते थे, और टीचर जो है उसकी जान निकली होती थी कि मैं तो गया अगर बच्चे ने जवाब ना दिया। सबसे पहले तो मैं अमर भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 2 बार छोटा कहा। ठीक है। नहीं आप वो छोटे भाई। और उसके बाद एजुकेशन की क्या बात है, यूनिवर्सिटियों के आपने हालत देख ली। 2.5 साल एक हेड नहीं है। तो आप देखें जो बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। तो सेम जो किताबचा है गवर्नमेंट का SOP है उसमें भी है। अगर सरकार नई ट्रेनिंग करवा रही, उनको मॉडर्नाइज नहीं कर रही, तो फिर यही हाल होना है ना। अब किसने रोका है कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, मतलब एक हमारा स्टूडेंट्स है, उसने एक बड़ा अच्छा सजेशन दी। उसने कहा लम्स हो गई है, UCP हो गई है, यार इनके बच्चों का आप इंटर्नशिप करवाते हैं, या आप इनको समझते हैं कि ये एडवांस है पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में, यार इनके बच्चों को भेजें ना, भेजें साउथ पंजाब फलानी यूनिवर्सिटियों में भेजें, कॉलेजेस में भेजें, ये जाके बताएं, लोग इनसे इंस्पायर हुए, यार एजुकेशन ये है। तो जब आपने रियासत ने, सरकार ने दोनों क्लासें डिफरेंट कर दी हैं तो उसमें से फिर यही कुछ निकलना है आपका। ये नजरअंदाज करने का नतीजा जो सामने आ रहा है। वकास बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आएंगे शो में, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स के राइट के हवाले से। हमारे यहाँ बहुत बड़े फ्रॉड के वाक़यात हो जाते हैं और कंज्यूमर्स बेचारों को पता ही नहीं होता कि उनके राइट क्या हैं। जब वो कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन ख़रीदने जा रहे हैं, AC खरीदने जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा LED वगैरह ख़रीदने जा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आप इतनी महंगी चीज़ अगर ख़रीद के लेकर आ रहे हैं तो चीज़ ख़रीदते हुए आपको किन चीज़ों को देखना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ उस पर पूरा उतरी या नहीं उतरी, आप चीज़ लेकर आ रहे हैं उसकी वारंटी कार्ड है नहीं है, मतलब क्या क्या चीज़ें सारिफ को पता होनी चाहिए, वो भी आज हम आपको गाइड करेंगे। और फिर सारिफ के अपने हुकूक क्या हैं वो भी हम आपके साथ आज ज़रूर शेयर करेंगे। राना इंतज़ार हुसैन साहब, साबिक सदर लाहौर बार, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारिफ अदालत का रोल क्या होता है कंज्यूमर कोर्ट्स का? देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें लेट आई, जिस तरह अभी तक हमारे टॉट का तस्वर नहीं है, इसका भी उस तरह तस्वर नहीं है जिस तरह वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में होता है। मगर ये कि 2009 में हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट्स बनी, कंज्यूमर लॉज का वजूद में आया,
और इस वक्त पंजाब के मोस्टली अजला में सेशन जज लेवल के जो जज साहबान हैं उन पर कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई हैं जो इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं। इस पे तो हमें एक तो अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे देर आए दुरुस्त आए, कि उन्होंने और जुडिशरी को कि कम से कम इस तरफ, पहले तो आपके पास कॉन्सेप्ट कोई नहीं था ना, सही कंज्यूमर के अगर कोई चीज़ ख़रीदने गया तो वो कहीं उसके लिए कोई अदालत नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, कोई अथॉरिटी अवेलेबल नहीं थी। कंज्यूमर अथॉरिटी भी है अभी, तो पहले तो ये है। इसके अलावा अब बात रही जहाँ तक कंज्यूमर की, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक, क्योंकि हम नॉर्मली इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जिस वक्त आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं आपके कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, ठीक, ये नहीं है कि आपने कुछ चीज़ ले ली है तो अब दुकानदार का राइट नहीं है, उसके भी राइट्स हैं, उसकी भी ड्यूटी है हर बंदे, क्योंकि इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड परचेज। ठीक है, लेट सपोज आप कोई मोबाइल ले रहे हैं, कोई आप फ्रिज ले रहे हैं या कोई और चीज़ बाय कर रहे हैं, तो जो कंज्यूमर लॉज हैं पाकिस्तान में वो दो तरह के हैं। एक रिगार्डिंग दीज चीज़ें हैं जो ये है, दूसरा है सर्विसेज। जिस तरह आप जाते हैं ब्यूटी पार्लर आप जाती हैं, ठीक है, उसके बाद आप बार्बर शॉप पे हम जाते हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, लॉयर के पास, कोई भी सर्विसेज स्टिच कराने के लिए हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। तो वर्ड यूज़ हुआ हुआ है डिफेक्टिव सर्विसेज। ठीक है, कि डिफेक्टिव सर्विसेज जहाँ दी जाएंगी वहाँ पर कंज्यूमर्स लॉज का इतलाक होगा। इसके अलावा आप कोई चीज़ ले आते हैं, चीज़ ख़राब हो जाती है, वो अंडर वारंटी है, और अगर आपको वो चीज़ जो है वो प्रॉपरली नहीं दी गई, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले रसीद लेनी है। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप बाय करें और रसीद भी देखें आपके उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, अगर आप किसी चीज़ से आप एग्री नहीं करते तो आप चीज़ बाय ना करें, क्योंकि नॉर्मली हम उस वक्त पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, और उसमें देखें कि अमाउंट उसमें कितनी लिखी है, उसमें वारंटी आपको वो क्या दे रहा है, और वो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी किसकी। एक तो देखें ना वो मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा है। अगर आप कोई चीज़ ले रही हैं किसी ब्रांड की, तो ब्रांड भी जिम्मेदार है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, वो तो आपके पास एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है आपको सेल करने में। तो आप रसीद एक संभाल के रखें कि आपके पास कल को प्रूव है कि आपने इस शॉप से ख़रीदी, और अभी और जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन है, मैन्युफैक्चरिंग का एक वारंटी कार्ड होगा। जिस तरह फ्रिज है आपका या टेलीविज़न है, वो आपको एक साथ वारंटी कार्ड देते हैं, उस पर भी आप स्टैंप करवाएं। स्टैंप करवाने के बाद उन चीज़ों को संभाल के रखें, जो नॉर्मली हम नहीं करते। हमारे पास कई दफ़ा क्लाइंट्स आते हैं, अभी रिसेंटली क्लाइंट आई थी, उनके पास वो था मगर उसकी रसीद वो गुमा चुकी। तो फिर उन इस वक्त कुछ अर्सा गुजरने के बाद आपको ये भी याद नहीं होता आपने लिया कहाँ से था। सही बात है, बिल्कुल। ठीक, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें संभाल के रखनी है, और ये इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आपने एक फ़ाइल बनानी है, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें। उसके बाद अगर आपको पता चलता है कोई चीज़ डिफेक्टिव है, आप जिस तरह अक्सर होता है शादी के वो लहंगा लेट आ गया आपका, या जो चीज़ें हो गई, या ब्यूटी पार्लर्स हो गए, तो अब उसमें अगर आपको डिफेक्टिव सर्विसेज आपके साथ जो उन्होंने एग्री किया उस तरह से चीज़ें नहीं की हैं, तो आपने विद इन 30 डेज़, ठीक है, विद इन 30 डेज़ जिस वक्त आपको पता चला है, आपने उसको नोटिस देना। ठीक है, ठीक है, आपने उसको नोटिस देना है सेक्शन 28 का। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, और ज़रूरी नहीं कि आप वकील साहब के पास रहें, आप कागज़ पेंसिल पकड़ें, ठीक है, उसके ऊपर लिखें कि मैंने दुकानदार का नाम लिखें ऊपर, उसमें लिखें कि मैंने आपसे ये चीज़ ख़रीदी थी, इसमें ये प्रॉब्लम हुई है, मैं अगर आपने ये मेरी जो ग्रीवियंस है इसको रिड्रेस ना किया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँ या कंज्यूमर अथॉरिटी के पास चले जाऊँ। आपने सिर्फ ये नोटिस लिखना, ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू होती है कम। तो हमारे यहाँ रवाज नहीं है, क्योंकि वकील साहब के पास जाना, टाइम निकालना, उसके बाद फीस देना, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए आप अक्सर देखती हैं कि ये लिटिगेशन अक्सर हमारे वकील साहबान, क्योंकि ईजी अवेलेबल है और उनके अपना ऑफिस होता है चीज़ें, तो आप खुद भी नोटिस दे सकते हैं, खुद नोटिस दे दें उसको। और अगर वो आपको विद इन 30 डेज उसका ग्रीवियंस से रिड्रेस नहीं करता, उसके बाद फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लेंट लेके, और कंप्लेंट के बाद आप इसमें अब इस वक्त क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स में रश बहुत ज़्यादा हो गया हुआ, इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अवेयरनेस लोगों में आई और इतने ज़्यादा लोगों ने जो है कंज्यूमर कोर्ट से जो है रजू किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये पेंडेंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक,
अक्सर मैंने ये देखा कि छोटे मामलात जो हैं वो नोटिस के ऊपर आपस में पार्टीज सेटल कर लेती हैं, क्योंकि शॉप के कीपर को भी या जो चीज़ सेल करने वाला है या सर्विसेज रेंडर जो आपको कर रहा है उसको भी पता होता है कि इसके बाद मुझे भी वकील करना पड़ेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा, टाइम ज़ाया होगा, जो भी है। तो वो छोटे मोटे मामला जो है हमने देखा 50% के करीब आपके वैसे ही आपके कंप्लेन करने से, ये भी आप करें कि कंप्लेन ना करें, आप उसको कॉल ज़रूर करें, ठीक है, और उसको बताएं या व्हाट्सएप मैसेज ही कर दें कि अगर आपने ना किया तो मैं आपके जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में चला जाऊँगा। जब उसको पता होगा इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट चले जाना है तो मेरा ख्याल हर दूसरा केस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाता है। कंज्यूमर कोर्ट जब आप चले जाते हैं फिर प्रोसेस कैसे शुरू होता है? कंज्यूमर कोर्ट जब आप चले जाते हैं तो उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट सबसे पहले उसको नोटिस करती है, ठीक है, कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है, आप आके पेश हों। उसको सबसे पहले नोटिस किया जाता है, TCS किया जाता है, कोरियर, उसके अलावा आपका पोस्ट ऑफिस जो डाक के ज़रिए इतला दी जाती है। अगर वो इन सब प्रोसीजर के बाद नहीं आता तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करने के बाद उसके खिलाफ ये एक तरफा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है। उसके बाद कंज्यूमर से रसीदात ली जाती है, उसका बयान लिया जाता है, ठीक है। अगर तो दूसरी पार्टी पेश हो जाए तो पहले उसको वो अपना जवाब फाइल करती है, जवाब के बाद फिर दोनों पार्टियों को सुनते हैं जज साहब, उनकी एविडेंस लिखते हैं और उसके बाद उस पर जो है फैसला कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो सर ये कितने अरसे पे मुहित सारी प्रैक्टिस? इसमें आप टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से ही लोग परेशान हो जाते जी हैं। बिल्कुल। परेशानी अकेली ये नहीं है, परेशानी अकेली ये भी होता है कि आपको बार-बार फीस देनी पड़ती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर इस सारे प्रोसेस के अपना एक एक्सपेंस है। तो अल्टीमेटली आपको साबित ये होता है कि मेरी अपने चीज़ के पैसे कम थे और जो मैं ऊपर एक्सपेंस कर गया हूँ वो ज़्यादा है, ऐसे, ठीक है। तो वो फिर इसलिए लिटिगेशन नहीं की जाती। मगर ये है कि अवेयरनेस के लिए और चीज़ों के लिए, अब जिस तरह आपने गाड़ी ली है या उस तरह उसके लिए भी आप चीज़ें कर सकते हैं, और कोई चीज़ जो आपकी वर्थ वाइल है तो उसके लिए इसलिए प्रोसेस का टाइम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर केसेस में महीने महीने 2-2 महीने की डेटें डालेंगे तो फिर उसके बाद जो है प्रोसीजर जो है वो लेंथी हो जाएगा, उसके मुताबिक फिर चीज़ों को। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, अगर आपने किसी से सर्विसेज की बात की है, ठीक है, वो सर्विसेज आपको देते ही नहीं है। दो तरह की है ना, एक तो आपको डिफेक्टिव सर्विसेज मिली है, ठीक है, अगर आप वो सर्विसेज देने से इनकार करते हैं या टाइमली आपका नहीं करते, जिस तरह शादी ब्याह पे हो जाता है कि वो चीज़ आपको डिलीवरी नहीं होती है, तो उस पे भी आप जो है इवन आप अपने कोई बड़े फंक्शंस वगैरह हाँ जी, कंज्यूमर कोर्ट, हाँ, बैंक्वेट हॉल के खिलाफ भी आप जा सकते हैं अगर उसने प्रॉपरली आपको खाना जो है वो डिकोर आपके मुताबिक नहीं था, या कोई भी चीज़ें जो आप एग्रीमेंट विच वर सेटल्ड बिटवीन न्यू पीपल, तो उसके मुताबिक उन्होंने चीज़ नहीं की है और आपने पे कर दिया है, तो फिर वो जिम्मेदार है इस चीज़ का, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसको सू कर सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे पहले देखें दुकानदार या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं था। जिस तरह फूड अथॉरिटी आपकी आई उससे पहले रेस्टोरेंट्स को कोई इशू नहीं था। तो कम से कम ये है कि जो हमारा आपका कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसके पास एक जो है फ्रेमवर्क उसको मिला है। जो इस तरह एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस अगर वो उसमें प्रॉपरली आपको नहीं करती, आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचाती, लेट कर देती हैं या आपका सफ़र आरामदेह नहीं है, आपको ओवर चार्ज किया गया है, रेल कार्ड्स हैं, बसेज हैं, या आप इन सब के खिलाफ जो है सू कर सकते हैं जहां भी आप कस्टमर हैं। इसकी जो स्कोप है वो बहुत वाइड है कि बहुत महंगी चीज़ खरीदी है, बहुत सस्ती चीज़ खरीदी, आपने इवन कहीं से जाके शॉप से कोई 10 रुपए की चीज़ खरीदी, अच्छा, और उसके बाद आपने गाड़ी जो है वो करोड़ों की खरीद ली है, वो तो आप हैं तो कस्टमर ही है ना, ठीक है। और सिर्फ बड़ी चीज़ से ये होता है कि वो लोग ईजीली आ जाते हैं कि उनका वो क्योंकि एक्सपेंस उनको फील नहीं होता, छोटी चीज़ में एक्सपेंस फील होता है, इसलिए उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर नॉर्मली जो है हमने देखा कि सू नहीं किया जाता। सही, तो सू जो है वो करना चाहिए जो हमारे लोग हैं। सही। ये जो हर्जाना होता है कि इतने हर्जाने का दावा दायर कर दिया, ये कौन डिसाइड करता है? क्योंकि हम देखते हैं चीज़ मामूली होती है, लाखों रुपए। जी ऐसे ही एक तो ये है कि एक प्रोडक्ट की एक प्राइस है, ठीक है, आपकी उस प्रोडक्ट की प्राइस है। दूसरा ये है उसमें आपने जब देखना है कि आपको लॉस क्या हुआ है। लेट्स सपोज आपने मैं पार्लर पे इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वो फीमेल्स आपके मॉर्निंग प्रोग्राम में ज़्यादा होती है, अपना पार्लर पे आपने जो किया उसको आपको अनडू करने के लिए, और शादी के फंक्शन पे आपने जाना था, या आपका जो ड्रेस है उसको जो आपने नया लिया वो आपने उसका लॉस हुआ आपको, ठीक है।
एक तो ये है कि आपका ओरिजिनल प्राइस विच यू पे टू पर्सन, एंड सेकंडली योर लॉस, एंड थर्ड इज डैमेजेस, कि आपने जो इसकी वजह से मेंटल सफर किया, आपका टाइम इतना आ जा रहे हैं बार बार, आपका जो एक्सपेंस हुआ इसके ऊपर, जो आपकी लिटिगेशन एक्सपेंस हुए, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मांगने को आप 10 करोड़ मांग लें, 1 बिलियन मांग लें, मगर वो फिर जज साहब ने डिटरमिन करना होता है कि इसमें क्या, मांगने पे कोई पाबंदी नहीं है। सही, ठीक है। और इस तरह बाकी कोर्ट्स में आपने 2 लाख से ऊपर के क्लेम करते हो तो 15,000 कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, इस पर वो भी नहीं। ठीक है, इस प्रोसीजर को सिंपल रखा गया है, तो वो आप मांग सकते हैं। और जब कोर्ट डिसाइड करेगी, जब फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद फाइनल ऑर्डर में कि इसको, इनको जो है ओरिजिनल, नॉर्मली ये होता है कि ओरिजिनल प्राइस के साथ एक हर्जाना कर दिया जाता है, जो प्राइस होती है उसके लगभग जाके, ताकि उसकी कंपनसेशन भी हो जाए। इस तरह ठीक हो गया। लोगों का कैसा फीडबैक है कंज्यूमर कोर्ट्स को लेकर, लोग रुख करते हैं ज़्यादा कि नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त कोर्ट्स में रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हज़ारों के हिसाब से केस हैं। ठीक, शुरू में नहीं था, मगर इस वक्त तो हम केसेस समटाइम इसलिए भी फाइल नहीं करते कि केस लंबे हो जाए वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए फिर यही है कि अपना एक तो स्पीडी इसको किया जाए और जज साहबान की तादाद बढ़ाई जाए। ठीक है, ताकि वो जो है लोगों को, जो लोग जो इस तरफ रुझान कर रही हैं चीज़ें का। यहाँ दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो सिस्टम इस वक्त होने वाला है ना, वो आपको आईटी का इस्तेमाल। अभी तक को हमारे कोर्ट्स में हमारा जो आई थिंक ये वक्त की अहम जरूरत जी है, जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह आप देखें अब आपके चैनल जो हैं वो शुरू में एंटीने पे थे, उसके बाद फिर आपके केबल बहुत पे सारे लोगों को कोर्ट आने की जरूरत भी नहीं रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि घर बैठे। जिस तरह ये कि अब आपका ऑनलाइन सिस्टम है कि आप अपना केस आप चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मगर इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है गवर्नमेंट को भी, और अनफॉर्चुनेटली हमारी असम्बली का काम है लेजिस्लेशन करना है इस पर के ऊपर, वहाँ पर काम कुछ और होता है, आपको भी पता है, हम उस पर बहस नहीं करते क्योंकि सियासी प्रोग्राम है नहीं है। इसमें लेजिस्लेशन करके या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करके आप उस पर एक काम करें कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट ले लें। बिल्कुल, ऑनलाइन कंप्लेंट ले लें और ऑनलाइन ही आप उसको नोटिस कर दें दुकानदार को, इतने दिनों में आप मसला सॉल्व करें। उसके बाद ताकि व्हाट्सएप पे आप इजाज़त दे दें कि आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप मैसेज जो है वो आपका नोटिस तस्वर होगा, मगर अभी तक हम उस चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे। इससे यह है कि लोगों में आसानी होगी, ईमेल आप कर दें कोई चीज़ें इस तरह से, ताकि लोगों, और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, हर तरफ आप देख रहे हैं कि, और ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। हमारी ये बात करना भी, आपका ये प्रोग्राम करना भी इस टॉपिक के ऊपर, ये उसका हिस्सा है कि हमारा बेसिकली मकसद भी यही था कि कंज्यूमर्स को पता हो कि अगर वो कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उन्हें जो है फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ खरीदने के बाद उन्हें संभाल के रखनी है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं ना होता, हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं या रख के भूल जाते हैं। जो अहम चीज़ें उनको अपने पास रखें, खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम आ सके। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारे शहर में पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है, धूल, मिट्टी, धुआं और फिर इसके साथ साथ स्मॉग, जो अभी भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों से जब हम अपडेट्स लेते हैं तो एयर क्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आती है, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद होगी। धूल, मिट्टी, धुआं हमारे लिए नुकसानदेह कितना है, स्मॉग से आपने किस तरह से महफूज रहना है, इसके नुकसानात क्या हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर वकास असलम गोंदल, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो फ़ज़ाई इवन हम बाहर जा रहे हो रोड पे तो धुआं, मिट्टी हमें किस तरह से मुतासर करती है? मैडम, बीइंग इन लाहौर, आप जानती हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ही पोल्यूशन है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है अर्बनाइजेशन है। बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से, मोटर व्हीकल्स होने की वजह से पिछले कुछ अरसे में 2016 के बाद से हमें जो सबसे बड़ा एक नेमेसिस है वो यही है कि पोल्यूशन जो है वो सिटी में बहुत ज़्यादा हो गई है। एज़ आई एम ए पल्मोनोलॉजिस्ट, तो पल्मोनोलॉजी के अंदर ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, जितनी भी सांस की बीमारियाँ हैं, वो सारी की सारी बढ़ जाती हैं। इनमें काबिल ज़िक्र क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना, गला ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम वगैरह का होना। उसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कॉमनेस्ट बीमारी जो है रेस्पिरेटरी एस्थमा है, जिसके तकरीबन 2 करोड़ के करीब मरीज़ जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये दमा जो है, इसको ना सिर्फ बच्चों के अंदर उसका सबब बन सकती है स्मोक, बल्कि आने वाले वक्तों में इसके अटैक्स होते हैं,
फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं और शदीद अटैक्स होते हैं। लोगों की मेडिकेशंस जो हैं वो 2016 के बाद से काफ़ी बढ़ रही हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिकेशंस हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इसके अलावा एक और बीमारी होती है COPD, जो कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके अंदर सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं और उनकी सांस की नालियाँ ज़्यादा हसास हो जाती हैं, उनके अंदर भी अटैक्स का बायस बनती हैं। इट्स अ वेरी थ्रेटनिंग फॉर जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनके लिए। सही। सो मुझे अब ये बता दें, हमने एहतियात क्या करनी है इसके लिए? देखें, अब हम चलना फिरना तो छोड़ नहीं सकते, बाहर मूव करना। सुबह के टाइम हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं बाइक्स पे जा रहे होते हैं। सो एहतियात क्या है इसकी? मैडम, इसके लिए सबसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सब ने मिल के कम्बाइन करनी है। जैसे दरख्त लगाएं, वो ऐसी गाड़ियाँ, अपनी गाड़ियों को रेगुलरली चेकअप, कुछ हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारियाँ ना, वो ये है कि गाड़ियों को रेगुलरली चेकअप करवाएं, एग्जॉस्ट फ्यूम्स उनके चेक करें, ये ना हो कि वो ख़राब हो चुके हों। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट लेवल पे ऑलरेडी हो रही हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, जो ऐसे प्लांट्स जो स्मोक वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो है प्रोसेसिंग हो रही है, फसलों को कम जलाया जाए। अच्छा, अब जो लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो हिफाजत करनी है इससे। उसके लिए ज़रूरी है कि अपना जो आजकल नेट सबके पास मौजूद है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रेगुलरली आप चेक कर सकते हैं। जैसे आते हुए आज मैं देख रहा था तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बज़ाहिरन आज हम साफ देख रहे हैं, स्टिल इट्स 161 विच इज़ क्वाइट अ लॉट पोल्यूटेड। तो ऐसी सूरत हाल में ये है कि नॉर्मली इट शुड बी लेस दैन 50, लेस दैन 50, तो ये 161 से ज़्यादा है। जो आज हमें साफ़ इन्वायरमेंट नज़र आ रही है ये भी काफ़ी गंदी है। तो लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए अमूमन मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर, जिसमें ये डस्ट जो है वो बढ़ जाती है। उस टाइम पे मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे खुदा न खास्ता नज़र आता है कि शायद आने वाले वक्तों में आम मास्क जो है, फेस मास्क, वो शायद बहुत इफेक्टिव ना हो और हमें शायद N95 पर रेगुलर रूटीन में जाना पड़े। उसकी वजह कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो छोटे होने की वजह से आम मास्क को क्रॉस कर जाते हैं और आगे भी जब सांस की नालियों में जाते हैं तो बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं। सही। सो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वो क्या केयर है जो हमें घर आके करनी है? अच्छी तरह ना अपना मुंह फ्लश करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, स्टीम लेनी, कुछ होम रेमेडीज़ अगर आप शेयर करना चाहें। ये है कि अगर आप बाहर से आएँ तो एटलीस्ट जो है वो अपने हाथ और मुंह तो अच्छी तरह से धो लें। गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है इसके अंदर, ना स्टीम की इफेक्टिवनेस है, ना हम रिकमेंड करते हैं। लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं बट डोंट। कोविड में बहुत सारे लोगों ने इनफेक्ट वो जो है और भी ढेर सारी चीज़ें की गई, लेकिन ये कोई बहुत इफेक्टिव चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अपनी सफाई रखें, सफाई का ख्याल रखें, दैट्स इनफ। बाहर निकलते हुए मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, बेशक आपको एनवायरनमेंट साफ़ ही लग रही है उसके अंदर। यानी बाइक वालों के लिए तो ये लाजमी है 100%। इंस्पाइट को हेलमेट वेयर करते हैं, हेलमेट इससे प्रिवेंट नहीं करता, हेलमेट जो है वो। सही। कुछ लोगों को एलर्जी होती है। जी जी। सो एलर्जी की वजूहात क्या होती हैं और वो क्यों होती है? एलर्जी कॉमन है और बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे जेनेटिक्स। एक तो ये है कि जेनेटिक्स हैं, हमारे एक फैमिली में एलर्जी हो तो उस फैमिली में बाकी लोगों को भी एलर्जी हो सकती है। यानी अगर माँ बाप में किसी को एलर्जी है तो चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर एलर्जी हो। फैमिली के अंदर रन करती है, डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर होती है। अच्छा, दूसरा जो एलर्जीज़ का इशू है वो हमारी जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं कुछ अरसे से आ रही हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, आप जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उन बच्चों के अंदर जो ये कैंडीज़ वगैरह, और उनके अंदर इन चीज़ों की वजह से, प्रोसेस चीज़ों की वजह से एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तीसरा, हमारा घर के अंदर कारपेट्स वगैरह का इस्तेमाल है, ये इसको तंग कर सकता है क्योंकि उसमें डस्ट बार बार आती है। तो ये कॉमन रीज़न्स हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ दरख्त जो है वो प्लांट किए गए थे जिसकी वजह से पोलन्स के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एक और इफ़ेक्ट हुआ है स्मॉग की वजह से और ये पोल्यूशन की वजह से कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं हम, कि जो सनलाइट है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है शहर के अंदर ही, ज़मीन के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हुआ पिछले कुछ अरसे में कि जो पोलन का पीरियड है वो बहुत प्रोलॉन्ग होता गया। सही। ना सिर्फ कि उसका पीरियड प्रोलॉन्ग होता गया, बल्कि दूसरी एक मुसीबत हमारे साथ ये होगी कि प्लांट्स ने पोलन्स भी लाइट की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। इस वजह से एलर्जीज बहुत बढ़ गई हैं। सो एलर्जी का इलाज क्या है? क्योंकि हम देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग आपको फ़र्क पड़ जाता है लेकिन लाइफ लॉन्ग ये इशू चलता है। यूजुअली मैं इसको बहुत सिंपल से वर्ड्स में आपको बताऊँगा कि इसका सबसे अच्छा इलाज तो प्रिवेंशन है। वो चीज़ जो आपको तंग करती है, चाहे कोई फूड है चाहे पोलन्स हैं, उससे अवॉइड किया जाए, जितना अवॉइड किया जाए उतना पॉसिबल है। कुछ लोगों को स्पेसिफिक परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ स्मेल से किसी एलर्जी होती है।
स्मेल से एलर्जी होती है तो उसको अवॉइड किया जाए, सबसे बेहतर ये है। दूसरा ये कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, और तीसरा ये कि किसी अच्छे मॉलेज को जो इस चीज़ में स्पेशलिटी रखता हो उसको चेक करवाया जाए, खुद से टोट के ना इस्तेमाल किए जाएँ। जैसे आपने बात की एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस की, तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस आर जस्ट ऐसे जैसे बुखार के लिए पैनाडोल है। इट टेक्स ऑफ योर सिम्टम्स फॉर क्वाइट सम टाइम, और उसके बाद उसी तरह से देखिए, जब तक आप वजह को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक तो एलर्जी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करे, उसकी रीज़न आइडेंटिफाई करे और फिर उसको ट्रीट करे। ठीक हो गया। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि स्मॉग जो है वो अब आगे अब आनी है, सो बच्चों के लिए कोई स्पेशल केयर अगर आप शेयर करना चाहें। बिल्कुल जी, स्मॉग बेसिकली दो वर्ड्स का जोड़ के बनते हैं, एक स्मोक और दूसरा फॉग। ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं सर्दियों के अंदर तो स्मॉग बन जाती है। स्मॉग जो है वो बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नज़ला, गला ज़ुकाम, आंखें ख़राब बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बच्चों के अंदर दूसरा ये कि अभी हमारे पास ये 2016 के बाद से इट्स बिन लाइक कोई 8 इयर्स की यहाँ पे लाहौर में हमें ये मुसीबत का सामना करना पड़ा है, लेकिन आने वाले वक्तों में देखते हैं कि ये जाने वाली नहीं है, इट विल स्टे हेयर। उस सूरत हाल में मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बच्चे जो हैं वो जब उनको आप स्कूल्स के अंदर मॉर्निंग में भेजें, उस टाइम पे मास्क पहना के भेजें, मेक श्योर करें कि वो वहाँ पे मास्क पहनते रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और तीसरा उसके साथ ये है कि जिन लोगों को एस्थमा वगैरह है वो अपनी मेडिकेशन साथ कॉन्टीन्यूसली लें। ये सही। तो ये चीज़ें जहाँ कहीं पे आप ब्रेक करेंगे आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों की? मैसेज जो पोल्यूशन के हिसाब से कि हर बंदा अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी को समझे, अपनी कार एटलीस्ट वो चेक तो करा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे दोस्त हैं जिनके अपने खेत वगैरह हैं वो ये कोशिश तो कर सकते हैं कि वो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करें, ऐसी कुछ दवाइयाँ यूज़ करें जो फसलों को वहाँ जब वो कट जाएँ तो उसके बाद उनको ख़त्म कर दें, रादर देन उनको जलाएँ। सही। तीसरा ये कि अगर हम शिफ्ट होना चाहें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वक्त के साथ, ग्रीन एनर्जी उसके साथ। और दूसरा सबसे बड़ी बात दरख्त लगाएं। हम तो देख रहे हैं कि हम ये ट्रेंड कम होता जा रहा है, तो ये एक बड़ा सोर्स है। आपको अगर अच्छी ताज़ा फ़िज़ा में सांस लेना है तो ये सबसे बड़ा सोर्स है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।